पाकिस्तान टूटेगा जरूर और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ हैं। सर, इस बार नेवी एक्शन में नहीं आई ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज में। अगर सेकेंड फेज में नेवी एक्शन में आती है, जैसे कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो कौन से रास्ते से टूटेगा और कैसे टूटेगा? धन्यवाद। जय हिंद सनो वरुणा। देखिए, समुद्री रास्ते से आता हूं और मैंने पूछा ही है पिनाज जी ने, तो सीधा सर किर्क से हमें कराची जाना है, यहां से बात शुरू करूंगा। तो बहुत नज़दीक का रास्ता है। पिछली बार हम लाहौर का रास्ता दिखा के आए थे 65 वॉर में उनको, और इस बार हमें कराची, जो मेरा एक स्ट्रैटेजिक टारगेट है, इकोनॉमिक टारगेट है, उसे पकड़ना है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो राजस्थान से होते हुए सर क्रिक का जो रास्ता है और सर क्रिक के जो बीच का रास्ता है, वहां पे हमने बॉर्डर बनाया हुआ है कि वहीं तक आप रहो। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें रन ऑफ कच्छ के इस तरफ चाहिए हमें बाउंड्री, जहां से वो हमारे ऊपर नजर रख सकता है। मैं नलिया में काफी दिनों रहा। जब नए एयरक्राफ्ट हमारे आए थे, उस समय हमारे सर्वेलेंस जो एयरक्राफ्ट थे बहुत कमजोर थे। तब हमने, वो 90s की बात कर रहा हूं मैं, जब नलिया में मैं करीब 1 साल रहा। और कच्छ के एरिया में और मकरान कोस्ट में मेरा काफी अच्छा अनुभव है, मैं वहां के चप्पे चप्पे से परिचित हूं। तो उस हिसाब से हम जखाऊ में कोस्ट गार्ड का एक बड़ा बेस है, बीएसएफ की पूरी यूनिट है, और हमारे शिप्स लगातार सर क्रिक के एरियाज में पेट्रोल करते हैं। 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा इन्वॉल्व है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रभावित होगा अगर सर क्रिक की बाउंड्री नहीं बनती है तो। और इस हिसाब से हमारा ऑयल, गैस रिजर्व और जो भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज है समुद्र की, जो 200 नॉटिकल माइल 380 किलोमीटर दूर तक चली जाएगी और आगे, वो सारा एरिया प्रभावित होता है। इसलिए उस पर हम पैनी नजर रखते हैं। हमारे मछुआरे उनकी तरफ, उनके मछुआरे हमारी तरफ, वो भी मुश्किलात आती है। इन सबों को देखते हुए इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ लगातार जखाऊ पोर्ट पर सक्रिय है। वहां पर इंटरसेप्टर बोट्स हैं, एएलएच हेलीकॉप्टर है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, और हमारे फाइटर बेस जो नलिया है वो एक्टिव रहता है ओआरपी से स्टेट 1 पे 2 मिनट के स्क्रैम्बल के लिए। तो इन सबों के साथ हम ऑपरेट करते हैं। एज ए नेवल पायलट, वॉरशिप कैप्टन और नेवल पायलट दोनों के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूं कि गुजरात कोस्ट पे हम लगातार जीडीएक्स करते हैं, डिफेंस ऑफ गुजरात कोस्ट एक्सरसाइज करते हैं। मरीन कमांडो ऑपरेशंस कर चुका हूं मैं, उसका फ्लाइट कमांडर 3 साल रहा। तो वहां पर हम बहुत अच्छी तरह से अपनी आपको पकड़ में रखते हैं। शैलो वाटर है, वहां पे दुश्मन वे नहीं कर सकता कंट्रोल अपने आप को। हमारे सर्वेलेंस और हमारे एयरक्राफ्ट और शिप्स बहुत सतर्क हैं, वहां पे उनकी नहीं चल सकती। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया। सर क्रीक की तरफ आपने नजर उठाई, तो उसके बाद इतिहास और भूगोल किस तरह से बदलेगा? तो जो राजनाथ सिंह जी ने कहा, हाँ। और मोरक्को में जाके उन्होंने जो कहा था 22 को, कि जो पीओके की बात भी कही थी उन्होंने, फिर उन्होंने भुज में जाके कह दिया, और हमारे आर्मी चीफ ने राजस्थान में जाके कह दिया। इन तीनों बातों को समझिए। भूगोल बदलने का मतलब है कि रण कच्छ पे हमारी दृष्टि है, और आपको वो भी नहीं मिलेगा जो आपके पास है, वो भी हम खत्म कर देंगे। और कराची तो हमने धू करके पहले जलाया था 71 में, दोबारा वो होगा, तो आप समझ सकते हो आपकी टारगेट्स कहां जा रही है। जनरल दत्ता, क्या वक्त आ गया है जब मुनीर साहब को इस बार सरप्राइज मिलेगा? उन्हें बहुत शौक है ना हिंदुस्तान को ब्लीड करने का, विद 1000 कट्स, जगलर वेन, 2 नेशन थ्योरी। तो इस बार उसी तरह से जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल प्रनाज, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान का वजूद एक नकली तरीके से आया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को बनाया ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रख पाएँ। गिलगित बाल्टिस्तान में एक ब्रिटिश मेजर था जिसने जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस के ब्रिगेडियर साहब जो वहाँ थे, उनके बरखिलाफ कूच करा के गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये अंग्रेजों की चाल थी। और तब से लेके अभी तक जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, उनको मालूम था कि अगर भारत को हमने ऐसे छोड़ दिया इंटैक्ट, तो भारत 5-6 साल में सुपर पावर बन जाएगा। तो उन्होंने बोला एक ऐसा एक नसूर छोड़ दो यहाँ पे, जो ये आपस में लड़ते रहें और ना इसकी तरक्की हो ना इनकी तरक्की हो। और वो अपने मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। तो अभी लगातार 1947 के बाद जो पाकिस्तान का जन्म हुआ 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि साहब हम जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं इकट्ठे नहीं रह सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। तो 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने पीओके के ऊपर हमला किया। और पीओके के अंदर आके आज के दिन में जो एक हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वो वहाँ तक आ गए जब हिंदुस्तान की फौज उनको धक्का मार के बाहर निकाल रही थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे साहब आप नेहरू साहब को क्यों ब्लेम करते हैं,
कि 1947 में यूनाइटेड नेशन में चले गए। उस समय माहौल अलग था। इंडियन आर्मी तब भी वही थी, आज भी वही है और वही जज्बे के साथ लड़ती है। इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों को, रजाकारों को धक्का मार मार के श्रीनगर एयरफील्ड से ले जाके पीछे धकेल दिया, आज की जो लाइन है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री तब नहीं गए होते यूनाइटेड नेशन में, पीओके का तो सवाल ही नहीं होना था, और ये जो लड़ाई लगी रहती है पीओके के चक्कर में, ये नहीं होनी थी। ठीक है। आज के दिन में चलो पीओके जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, पहले सीजफायर लाइन बोलते थे। 1971 में हमने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नया मुल्क बना दिया बांग्लादेश 14 दिन के अंदर, और 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर जी हमारे कब्जे में थे, तब हम ये पूरा फैसला फाइनल कर सकते थे। तब भी हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया मेरे को मालूम नहीं। इंदिरा गांधी तब हमारी प्रधानमंत्री थी, वहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो आया, हम बड़े मैग्नानिमस हो गए, ये दे दे 93,500 PW आप ले लो। उस समय हम दोबारा पीओके का मसला ख़त्म करा सकते थे। हमारे 58 PW आज तक वापस नहीं लिया हमने। क्या सरकार थी हमारी। खैर एनीवे, अभी जो मसला है आज के दिन, जो ये लगातार उसको पता था पाकिस्तान हमसे जंग नहीं लड़ सकता, 65 की जंग में हारा, 71 की जंग में हारा, कारगिल में मार खाई, उसको पता भारतीय फौज के आगे टिक नहीं सकता। तो क्या करो, उग्रवाद कि पीछे से बोलो साहब ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, उग्रवादी हैं, तो जी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं JNK की। अब भारत ने बोल दिया नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर के अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई एक टेररिस्ट अटैक होगा हम ये मान के चलेंगे कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है और हम वापस हमला करेंगे। ठीक है। और संदूर में हमने संयम बरता, बोला ना चीफ ने, हमने संयम बरता। क्या संयम बरता? हम सिर्फ टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक किया, ये हमारा मुद्दा था। और 9 टेररिस्ट टारगेट को चुन के मारा, 100 से ज्यादा उनके उग्रवादी मार दिए। हाफिज सईद और ये जो मसूद अजहर बच गया, इनकी किस्मत अच्छी थी, इनका भी खात्मा हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की फौज ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारा पाकिस्तान की फौज के ऊपर उस समय अटैक करने का कोई एम नहीं था। लेकिन सर अब एम क्या होगा? सवाल ये कि जो किया वो हम ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, लेकिन अब जब हम कहते हैं कि वजूद मिटा देंगे, बिल्कुल नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, तो अब क्या करेंगे? मैं अभी आ रहा हूं। अभी ऐसा है कि हमने अभी पाकिस्तान को बोल दिया, अगर अब तुमने कोई हिमाकत करी, हम ये नहीं बोल रहे तुरंत ही तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देंगे, अगर तुमने अब कोई हिमाकत करी तो तुम्हारा वजूद और तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। इस बार हम संयम नहीं बरतने वाले, हम इस बार वो टेररिस्ट टारगेट की बात नहीं कर रहे, इस बार हम डायरेक्ट वार करेंगे, चाहे मुनीर का बंकर हो, चाहे इनकी गवर्नमेंट क्या है, प्रधानमंत्री का हो, हमारे लिए सारे के सारे वो उग्रवादी हैं। ठीक, तो हम इतना अग्रेसिव एक मिनट और सुना। और जहां तक पाकिस्तान के वजूद का सवाल है, वो खुद ही डर है। बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है, रोज वहां पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रोज मारे जा रहे हैं, पीओके में जूते मार मार के इनको नंगा करके इनकी फौज को, पुलिस को बिठा दिया उन लोगों ने। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सिर्फ पंजाबी मुसलमान की पंजाबी पाकिस्तानी फौज जी, तो ये समय अब दूर नहीं है, पाकिस्तान या तो खुद ढह जाएगा या फिर हम एक धक्का और देंगे, पाकिस्तान को ढा देंगे। ठीक है, और मेरा मानना यह है, हम इनका अगर डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल सपोर्ट करें, यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाएं, हमारे नागरिकों के ऊपर गोली चला रहे हैं। कौन है हमारे नागरिक? पीओके में कौन है? पीओके हमारा है। पीओके का कोई नागरिक मारा है, किसका नागरिक है वो? भारत का। वो हमारे नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में यह मुद्दा उठ जाना चाहिए अभी पूरे जोर शोर के साथ। ह्यूमन राइट वायलेशंस, ठीक है, एक नजायज मुल्क एक जगह के ऊपर कब्जा करके नजायज हुकूमत चला रहा वहां पे। जी।